friends, welcome to our new lecture based on the topic D and F block elements। तो देखिए इस चैप्टर में भी हमें उसी तरीके से पढ़ना है जैसे हम लोगों ने P ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट किया, बट D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में अपने को मेनली फोकस करना है D ब्लॉक एलिमेंट्स पे। F ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देखना है और साइज के बारे में और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ही, क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं तो इसलिए उनकी स्टडी हम नहीं करेंगे, लेकिन हम D ब्लॉक एलिमेंट्स की बिल्कुल वैसे ही स्टडी करेंगे। पहले हम इंट्रो देखेंगे, फिर जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और फिर उनके कंपाउंड्स पे चलेंगे। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं D ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन यहां पर हम किसका बताने जा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। D block elements are placed are lying in between S and P block elements। ओके, अब D ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स। कौन कौन से? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 1 और 2 इस ब्लॉक में आते हैं, और ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक इसमें आते हैं D ब्लॉक में, और फिर इसके बाद ग्रुप नंबर 13 से 18 तक P ब्लॉक एलिमेंट में। तो ग्रुप नंबर 3 to 12, या फिर आप इसे रोमन लेटर्स में कैसे बोलेंगे? ग्रुप नंबर 3 को तो आप बोलेंगे 3rd B से लेकर 2nd B तक। ओके, 2nd B यानी ग्रुप नंबर 12, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ये होते। नेक्स्ट आते हैं, दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट में 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज व्हिच आर, कौन कौन सी सीरीज होती हैं? तो एक होता है 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज, एक होता है 5D सीरीज, और एक होता है 6D सीरीज। तो D ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 4 सीरीज है। 4th पीरियड में मिलती है 3D सीरीज, 5th पीरियड में 4D सीरीज, 6th पीरियड में 5D सीरीज, और 7th पीरियड में 6D सीरीज। क्योंकि अगर NSNP चलेगा तो N-1D चलेगा, तो जिस समय 4S4P चल रहा होगा उस समय 3D चल रहा होगा, ऐसा इसलिए है। तो ये 4th पीरियड में, ये 5th पीरियड में, ये 6th पीरियड में, और ये 7th पीरियड में, ये 4 टोटल सीरीज है। कौन कौन से एलिमेंट इसमें इंक्लूड हैं? तो जैसे अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो स्कैंडियम से लेकर, स्कैंडियम पहला एलिमेंट होगा 3D सीरीज का, और आखिरी एलिमेंट कौन होगा? जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर 30 और स्कैंडियम का 21। इसके बाद 4D सीरीज में ये स्टार्ट होगा Y से यूट्रियम, और जिंक के नीचे रखा हुआ है कैडमियम। अब आप मैजिक नंबर की हेल्प से इसका एटॉमिक नंबर अगर पता करना चाहते हो तो इसमें 18 ऐड कर दो। तो अगर आप इसमें 18 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 39, और अगर आप इसमें 18 ऐड करोगे तो बन जाएगा 48। तो ये यूट्रियम से कैडमियम तक 4D सीरीज। अब बात करते हैं 5D सीरीज। तो 5D सीरीज में La आ जाएगा, लेंथेनाइट 57, और 5D सीरीज में जिंक, कैडमियम के नीचे क्या रखा होगा? मरकरी। अब आपको यहाँ पर 18 नहीं ऐड करना है, 32 ऐड करना है, क्योंकि La के आगे के 14 एलिमेंट तो लेंथेनाइट सीरीज को बिलोंग करेंगे, और फिर कहीं D ब्लॉक एलिमेंट आएगा। तो अब आप इसमें 32 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 80। ओके, तो ये मरकरी तक आ गए। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं Ac, एक्टेनाइट। अब इसमें फिर से 32 आप ऐड कर दो तो ये बन जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 89, और इसके नीचे जिंक, कैडमियम, मरकरी के नीचे जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है तो इसमें भी आप 32 ऐड करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 112, और 112 के लिए हम लोग यूज करते हैं UUB 112, अनबारियम। ये तो IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया, और इसको कॉपर-नीशियम कहते हैं। आज की डेट में पूरे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल फिल है। तो Cn इसका सिंबल, या फिर आप UUB कह लो या फिर Cn कह लो। तो ये टोटल 4 सीरीज हैं जो अपने को पढ़नी है, बट अपने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीरीज है वो पहली सीरीज है, और उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का देखेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो पहले तो आप यहां तक लिख लेंगे, और अब जैसे कि मैंने यहां पर लिखा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। देखिए किताबों में लिखा है क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है। ये कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं हुआ, ये तो सभी को पता है, और ये तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था। क्या इसीलिए ट्रांजिशन होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये बात ठीक है कि आप सपोर्ट में यूज कर सकते हैं कि एस और पी ब्लॉक में पाया जाता है, लेकिन ये इसका मेन रीजन थोड़ी ना हुआ कि ये इसीलिए ट्रांजिशन है। तो मेन रीजन क्या है, आखिर क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बल्कि पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि 4s के इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके अंदर वाली शेल को हम क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट शेल। तो 3d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो तो 4s आएगा तो 3d भी आएगा, 5s आएगा तो 4d भी आएगा, 6s आएगा तो 5d भी आएगा, तो ns आएगा तो n-1d भी आएगा। तो नॉट ओनली द आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल बट आल्सो द पेनल्टीमेट शेल पार्टिसिपेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिस वजह से ट्रांजिशन होता है। इसीलिए तो शील्ड क्या होने लगती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट आने लगता है इनके बीच में। तो इसका रीजन सिंपल सा है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखते जाएंगे आप, in D block elements not only the outermost shell but also the penultimate shell participate in electronic configuration. It is also lying in between S and P block elements. It is also lying in between S and P block elements. तो नोट कर लेंगे। फिर एक और क्वेश्चन है, why the element of group 12 यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह क्यों नहीं बिहेव करते। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं तो फिर जिंक, कैडमियम, मरकरी भी तो डी ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं, फिर उनको ट्रांजिशन क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसका आंसर छिपा हुआ है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एटॉमिक नंबर होता है 30, तो 1s2 2s2 2p6 4s2 तक आ जाएगी, 20 हो गया, 4s2 के बाद 3d10। तो क्योंकि इनकी पेनल्टीमेट शेल फुल फिल्ड है, अगर इनकी पेनल्टीमेट शेल फुल फिल्ड है तो फिर ट्रांजिशन होगा ही नहीं। यानी कि जिनकी भी पेनल्टीमेट शेल फुल फिल्ड है, जो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी में है, तो वो ट्रांजिशन ही नहीं कर पाएंगे। अब उनमें पेनल्टीमेट शेल कहां पार्टिसिपेट करेगी जब पूरा का पूरा फुल फिल्ड है, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं। तो इसका भी आंसर लिख लेंगे, ओके, बिकॉज इन एलिमेंट्स, यहां पर इन और लगा देंगे, इन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम, मरकरी, देयर पेनल्टीमेट शेल इज फुलफिल्ड NH2n-1d10, so they cannot go for transition, but they are d block elements because their valence electron enter in d orbital. Okay, तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलेंगे लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम नहीं बोलेंगे। तो अब चलते हैं हम जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, यहां तक नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये टेबल मैंने बना रखी है, इसको नोट कर लेंगे इसी तरीके से। जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, किसकी जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल मैंने आपको बताया थे 10 ग्रुप्स होते हैं, तो उन 10 ग्रुप्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, या रोमन लेटर्स में अगर मैं बात करूं तो 3rd बी से लेकर 2nd बी तक। और डी ब्लॉक एलिमेंट 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड में होते हैं। ये जो आप पहली सीरीज देख रहे हैं इसी को बोलते हैं 3D सीरीज। सेकंड वाली जो 5th पीरियड में सीरीज देख रहे हैं इसी को बोलते हैं 4D सीरीज। इसके नेक्स्ट वाली 5D सीरीज और इसके भी नेक्स्ट वाली 6D सीरीज। तो ये टोटल 4 सीरीजेस होती हैं। ये आप पीरियोडिक टेबल देख के भी बना सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के ये एलिमेंट्स पहले तो आप अरेंज कर लेंगे इस तरीके से।
अब मुझे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझना है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर हम एक एक अलग अलग सीरीज को डील करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम 3D सीरीज में। 3D सीरीज में एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। बाकी सबसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का कितना है 21 और जिंक का कितना होता है 30। तो अब अगर 21 की बात करूंगा तो यहां पर 4s2 तक तो हो गया 20 और 3d1, तो 4s2 3d1 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेंगे। तो 4s2 तो सब में भरा रहेगा और इसके बाद 3d1 2 3 4 ऐसे चलेगा। तो सब में सबसे पहले आप 4s2 सब में 2 2 फिल कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में। ओके, अब आते हैं 3d1 3d2 3d3 3d4। अब जरा यहां पर देखिए, क्रोमियम और कॉपर इस पूरे फैमिली में दो एक्सेप्शन केस हैं। तो दो एक्सेप्शनल केस हैं, पहला तो क्रोमियम और दूसरा कॉपर। तो पूरी 3D सीरीज में कितने एक्सेप्शन हैं? 2। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है तो मैंने आपको 11th क्लास में भी पढ़ाया था। तो एक्सेप्शंस का मतलब है कि जो आपको प्रिंसिपल और n+l रूल को फॉलो ना करे। आपको प्रिंसिपल और n+l रूल क्या होता है? लोअर एनर्जी लेवल पे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद हायर एनर्जी लेवल पे। n+l रूल क्या होता है? जिसकी n+l वैल्यू छोटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और जिसकी n+l वैल्यू हायर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तो अगर आपको प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो n+l रूल भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रिंसिपल बेस्ड ही है n+ रूल पर। ओके, तो यहां पर आपको प्रिंसिपल और n+l रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए इनको एक्सेप्शन बोला जाता है। बट इनका रीजन भी है और रीजन हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग एक्सेप्शन समझ लेते हैं। तो 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है। अब देखेंगे यहाँ 4s2 3d4 है, तो इससे बेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो सकता था कि यहाँ पर 4s1 रख दिया जाता और यहाँ पर 3d5 रख दिया जाता। तो ये बन गया हमारा एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फिर हम मैग्नीज पे चलते हैं। तो मैग्नीज में 2, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पहले था 4 और फिर यहाँ पे क्या आता 5। तो यहां पर इसी तरीके से 2 5, फिर 2 6, फिर 2 7, फिर 2 8, फिर 2 9। 2 9 तो लिखते और फिर यहां 2 10, बट यहां फिर से एक्सेप्शन है। तो यहां पर क्या रहेगा? यहां पर रहेगा 4s1 और यहां रहेगा 3d10। तो अगेन फिर से एक एक्सेप्शन मिल गया। तो क्रोमियम और कॉपर दो हमारे 3D सीरीज में एक्सेप्शन है, जो कि आपको प्रिंसिपल और n+l रूल को फॉलो नहीं करते। तो यहां नीचे नोट करके आप लिख लेंगे, इन 3D सीरीज 2 exceptions are there, chromium and copper, which do not follows आपको प्रिंसिपल और n+l रूल। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसी तरीके से हम 4D सीरीज पे। तो 4D सीरीज में अपने पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो यूट्रियम वाली सीरीज पूरी, तो इसको भी बना लेंगे। ओके, तो 4D सीरीज में अपने पास एक्सेप्शन कहां पर आएगा? तो 4D सीरीज में भी हम एक्सेप्शन पे चलेंगे। यहां पर भी क्या होगा? 5s भर देना है पूरा और फिर 4d1 से लेकर चलता रहेगा। तो 5s2, फिर यहां पर भी सब जगह 2 फिल कर लेंगे पहले। तो अब आता है 4d1, फिर 4d2, फिर यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो आप ऐसे फिल कर लिया करो। अब आपको एक्सेप्शन बता देता हूं कहां कहां पर आता है। तो कॉपर और क्रोमियम तो 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शन हो गए। 4D सीरीज में एक्सेप्शन है टोटल 6। तो वो 6 एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक तो ये Nb नोवेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 39 40 41। ओके, 41 के बाद ये 42, ये भी एक्सेप्शन है। 43 छोड़ देंगे, फिर है 44 45 46 47। तो 4 इधर से और 2 इधर से। तो टोटल 6 एक्सेप्शन है जो आपको प्रिंसिपल और n+l रूल को
फॉलो नहीं करते। ये टीसी को भी एनसीईआरटी ने एक्सेप्शन में डाल रखा, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये होता क्यों है, स्टेबिलिटी पाने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे 110 फुल फिल्ड ऑर्बिटल, 15 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी ये 25 है, तो मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रीजन नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ कौन सा हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होने वाला है, फिर भी हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 1 4, यहाँ क्या लिखने वाले हैं 1 5, तो ये दो एक्सेप्शन मिल गए। फिर इसी तरह से हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं 1 7 1 8, यहां से कम करना है और यहाँ बढ़ा देना है नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 10, ये एक्सेप्शन। तो ये कुछ एक्सेप्शंस में आएंगे, तो टोटल कितने हो गए 6 एक्सेप्शंस। यहां पर 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शन, 4D सीरीज में टोटल 6 एक्सेप्शंस, जो कि आपको प्रिंसिपल और N+L रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ प्लैटिनम ही ऐसा एलिमेंट है जो अपने s से एक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं बल्कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को जंप करा के s0 d10 शो करता है। h2 d8 था और s0 d10 शो करता है। इसके ऊपर निकिल था तो देखिए s2 d8 था, लेकिन इस वाले ने क्या किया, प्लैटिनम ने s0 और d10 शो कर दिया। इसके नीचे जो प्लैटिनम आएगा वो s1 और d9 ही शो करेगा, लेकिन प्लैटिनम ही पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो s0 d10 शो करता है। ओके, तो यहां पर भी लिख लेंगे देयर आर 6 एलिमेंट्स, कौन कौन से उनके सिंबल है Nb, Mo, Ru, Rh, Pd एंड सिल्वर Ag। दे डू नॉट फॉलोज आपको प्रिंसिपल और N+L। तो ये एक्सेप्शन। चलते हैं अगली सीरीज में 5D सीरीज। तो 5D सीरीज में अपने पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो लेंथेनाइड वाले एलिमेंट्स हैं, तो लेंथेनाइड, फिर HF के बाद Ta, फिर W टंगस्टन को बोलते हैं, फिर Re के बाद OS, फिर IR के बाद Pt, फिर Au और फिर Hg। तो अब इन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप S में 2 और D में 1 2 3 4 फिल करते जाओ, और फिर हम लोग एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए सबसे अच्छा तरीका है ये पता करने का कि एक्सेप्शन कौन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। आपको पता है NH2 होता है N-1, D1 से 10 होता है, आप फिल कर दो, और उसके बाद आप याद रखो कौन कौन से एक्सेप्शंस आते हैं। तो पहली सीरीज में 2 आते हैं, दूसरी सीरीज में 6 आते हैं, और फिर तीसरी सीरीज में कितने आते हैं, यहाँ पर भी 2 आते हैं। कौन कौन से हैं एक्सेप्शन, एक तो है प्लैटिनम, एक हमारा एक्सेप्शन है प्लैटिनम, और दूसरा है गोल्ड। कॉइनेज मेटल तो पूरे एक्सेप्शन से ही है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर 1 और 9 होने वाला है, और यहाँ पर 1 और 10 होने वाला है। तो ये हो गए हमारे एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पर टोटल 2 एक्सेप्शन आ गए, बाकी सब में वैसे ही रहेगा, नोट कर लेंगे इसको भी। तो कितने हो गए एक्सेप्शन, 2 6 8 और 2 10। ओके, अब लास्ट वाली सीरीज जो कि सबसे कम इंपॉर्टेंट है, बट आप यहाँ पर भी जान लीजिए, गोल्ड के नीचे रखा हुआ एलिमेंट ही एक्सेप्शन है। तो गोल्ड के नीचे रखा हुआ एलिमेंट ये Rg, रोहेंगेटिनियम। ओके, तो Rg कैसा है, ये एक्सेप्शन है, कॉइनेज मेटल ही शो कर रहा है। तो इसकी सीरीज भी बना लेते हैं हम लोग। तो एलिमेंट कौन कौन से हो गए, Ac, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg और Cn। कॉपरनीशियम UuP 112 है, एटॉमिक नंबर 112, और इसका 89 है, ये 90 नहीं है, ये याद रखिएगा, ये आएगा 104। और इसी तरीके से ये 57 है, लेकिन ये 58 नहीं है, ये आएगा 72। इसके बीच के 14 एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज में और इसके बीच के 14 एलिमेंट एक्टिनाइड सीरीज में जाते हैं। वो जब F ब्लॉक आएगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे। ओके, तो फिर से यहाँ क्या करते हैं, 2 फिल कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन NS में, यानी कि 7s में, और 6D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सेप्शन कौन सा है, Rg। अगर Rg एक्सेप्शन है तो यहाँ क्या रहेगा 1 और यहाँ क्या रहेगा 10, तो ये एक्सेप्शन है। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 11 एक्सेप्शन केस डी ब्लॉक में। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम डी ब्लॉक में आए तो टोटल 11 केसेस हैं एक्सेप्शन केस, जो कि डी ब्लॉक में दिख रहे हैं अपने को। ओके,
ये आप वो प्रिंसिपल और n+l रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, और अब अपने को जानना है कि आखिर इसका रीजन क्या है, क्यों ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। अगर आप 11th की बात करोगे कि हाफ फिल्ड होने की वजह से ये ऐसा शो करता है और फुल फिल्ड होने की वजह से S में 1 और D में 10 शो करता है, तो मेरा अगला सवाल होगा कि यहाँ कौन सा हाफ फील्ड दिख गया। चलो अच्छा, यहाँ तो हाफ फील्ड दिखा, फिर यहाँ कौन सा हाफ फील्ड दिख गया, फिर यहाँ कौन सा हाफ फील्ड दिख गया, फिर यहाँ कौन सा हाफ फील्ड दिख गया। तो इस तरीके के बहुत सारे रीजनिंग बन जाएंगे, तो इसका सही रीजन अपने को पता होना चाहिए। तो अब आते हैं हम लोग रीजन पे, यहां तक आप नोट करें। तो चलते हैं रीजन फॉर द एक्सेप्शनल केस, है ना। तो 3D सीरीज में अपने को क्रोमियम और कॉपर ये दो एक्सेप्शन मिले थे, इसी तरह से 4D सीरीज में 6, इसी तरह से 5D सीरीज में 2 और 6D सीरीज में 1। तो टोटल 11 एक्सेप्शंस थे और उनके रीजन क्या है। चलिए सबसे पहले क्रोमियम और कॉपर से स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे रीजन फॉर द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ओके, तो मैं बात करता हूं क्रोमियम की। 24 एटॉमिक नंबर है, 1s2 4s2 4s1 3d5। 4s1 3d5 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, आपने पढ़ा होगा, बट थोड़ी देर के लिए इसको गलत तरीके से समझते हैं। तो 4s2 3d4 लेके ही समझते हैं इसको, और फिर देखते हैं आखिर क्यों 4s1 3d5 होता है। तो चलिए देखते हैं 3d और ये रहा 4s। तो 3d में कितना आ रहा है 4, एक ये है। और अगर मैं इसी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर दूं इस तरह से, जो कि हम लोग जानते हैं सही वाला, तो ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। आप हाफ फील्ड कह सकते हो, बट हर जगह आपको नहीं कह पाओगे ना, तो आपको कोई परफेक्ट रीजन ढूंढना पड़ेगा, इसका सही रीजन ढूंढना। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो आपको d के 4 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। जबकि ये d के जो 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिकल। तो एक तो बात हो गई कि सिमेट्रिकल हो गया। आप भी यही बता रहे थे हाफ फील्ड होने से सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसके साथ साथ और जानना है, एक्चुअल में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल तो होता ही है, इसके साथ साथ जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जिन इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम होता है, वो आपस में एक दूसरे से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, और इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी अगर रिलीज होगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल, मोर स्टेबल। तो वो चीज और समझनी। तो आप ये 3D ऑर्बिटल देख रहे हैं, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, क्योंकि इन सबकी एनर्जी क्या है, बराबर। अगर इन सबकी एनर्जी बराबर है तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। तो अपनी पोजीशन अगर एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, तो मैं अलग से 3D ऑर्बिटल बना लेता हूं, मैं अलग से 3D ऑर्बिटल। तो ये देखिए ये हो गया 3d4। अगर मैं 3d4 लेता, ओके, तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम और डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो ये वाला इससे अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेगा, इससे अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेगा, और इससे अपनी। तो पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज देयर पोजीशन कितनी हो गई यहाँ पर, 3 वे। अब देखिए इनके बीच में तो एक्सचेंज हो गया, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो इनके बीच में तो हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो ये वाला इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा और इसके साथ एक्सचेंज करेगा। तो अब कितने वेज हो गए, 2 वेज। अब कितने वेज हो गए, 2 वेज। अब इनके बीच में भी हो गया, इनके बीच में भी हो चुका है, ये देखिए। तो अब कौन सा बचा, आगे वाला। तो अब आगे वाले में क्या होगा, इन दोनों के बीच में पोजीशन एक्सचेंज होगी। तो अब कितना होगा, 1 वे। एक बार जो नंबर आएगा फिर उससे कम होता हुआ चला जाएगा। तो अगर इन टोटल को ऐड कर दिया जाए तो टोटल आ गए 6, 3 2 5 1 6 ways, 6 possible ways to exchange their position। इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम स्टेबल होगा। अगर हम 3d4 की जगह, ये तो था 3d4 के लिए, अगर हम इसी चीज को 3d5 के लिए पढ़ते तो 3d5 में क्या होता, चलिए देखते हैं। तो 3d5 अब इसी में देख रहे हैं, तो देखिए ये कैसे एक्सचेंज कर सकता था अपनी पोजीशन। तो इसकी पोजीशन एक्सचेंज करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर लेता है, इसके साथ एक्सचेंज कर लेता है, इसके साथ एक्सचेंज कर लेता है, और इसके साथ एक्सचेंज कर लेता है। कितने तरीके बने, 4 वे। फिर ये वाले की बात करते हैं, 1 2 3, कितने बने, 3। फिर इस वाले की बात करते हैं, कितने बने, 2। फिर इस वाले की बात करते हैं, कितना बना, 1।
तो कितना हो गया 4 3 2 1 कितना हो गया 10। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज देयर पोजीशन कितना हो गया 10 वेज हो गए। तो यहाँ पर ये ज्यादा पॉसिबल वेज है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो सिस्टम क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए S से कुछ एक्सेप्शन केस जो मैंने आगे के आपको बताए उनमें से S से इलेक्ट्रॉन निकाल के D में डाल देते हैं। इससे क्या होगा, एक तो सिमेट्री होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और दूसरा अगर सिमेट्री कुछ केसेस में नहीं भी दिख रही है तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज देयर पोजीशन ये भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्या क्या, एक तो सिमेट्री और दूसरा नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज देयर पोजीशन। ओके, और ये किसके किसके बीच में होता है, ये सिर्फ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों में, और वो इलेक्ट्रॉन भी कैसे होने चाहिए, सेम स्पिन के होने चाहिए। अगर स्पिन चेंज हुआ तो नहीं होगा। जैसे अभी आपको कॉपर में समझ में आ जाएगी ये बात, ये क्रोमियम वाले का रीजन नोट कर लेंगे, ये तो आप समझ में आ गया, लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा अपने आप, कॉपर को समझ। तो कॉपर 29, ओके, तो 1s2, अगर पहले मैं गलत मान के चलूं 4s2 3d9, 4s2 3d9, अब मैंने यहाँ डिटेल में समझा दिया तो मैं D वाला ही उठाऊंगा। तो 3d9, तो अगर मैं 3d9 के अकॉर्डिंग चलता तो चलिए ऑर्बिटल्स बना के देखो। अब की बार मैं अलग कलर से बनाऊंगा, तो ये हो गए ब्लू वाले अलग स्पिन के, तो ये 4s2 3d9 हो गया। ओके, 4s2 3d9। अब आप देखिए, तो यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज देयर एनर्जी। अब मैं बहुत सारे नहीं बनाने जा रहा हूँ, एक ही में समझा देता हूँ। पहले मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया, अब मैं एक ही में दिखा देता हूँ। तो चलिए जब समझते हैं हम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज देयर पोजीशन कितने बनते जाएंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, पहले ब्लैक वाले सबको देखिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ब्लैक वाले सभी का स्पिन सेम है, लेकिन ब्लू वाले का स्पिन अलग है। तो ब्लू वाले आपस में अरेंज होंगे, एक्सचेंज कर सकते हैं, और ब्लैक वाले आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ब्लैक वाला ब्लू वाले के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो पहले बात करते हैं यहां पर 1 2 3 4, तो इसके कितने आ जाएंगे 4। फिर जब इस वाले की बात करेंगे 1 2 3, फिर इसकी बात करेंगे तो 2, फिर इसकी बात करेंगे तो 1, कितना हो गया 10। ये तो हो गया ब्लैक वाले की वजह से। अब जरा इधर देखते हैं जो ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन जिनका अपोजिट स्पिन है और आपस में चारों इलेक्ट्रॉनों का सेम स्पिन है, तो ये इसके किसके साथ एक्सचेंज करेगा पोजीशन 1 2 3, तो कितना आया 3, फिर कितना आएगा 1 2, तो 3 2, फिर कितना आएगा 1, तो 3 2 1 कितना हो गया 3, पहले 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गए, तो ये कितना बन गया 6। तो टोटल कितना बन गया हमारे पास 6, टोटल 16 पॉसिबल वेज हो गए टू एक्सचेंज देयर एनर्जी। अब आते हैं 3d10 पे। तो 3d10 के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा 20 पॉसिबल वेज होंगे। जब 10 इन ब्लैक वाले 5 थे तो उनसे 10 बन रहा था, तो ब्लू वाले से भी 10 बनेगा, तो कितना हो जाएगा 20। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं, चलिए देखते हैं। तो अगेन फिर से 1 2 3 4, ब्लैक वाले से ही पोजीशन एक्सचेंज करेगा, तो 4 आ गया, तो अब इससे चलेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 3 2 1, कितना हो गया 10। ओके, चलते हैं ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखते हैं। तो इसमें भी वही आएगा, इसमें क्या आएगा 1 2 3 4, तो 4 3 2 1, कितना हो गया 10। तो टोटल कितना हो गया 20। तो पॉसिबल वेज क्या हो गया 20 पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, है ना। और इसीलिए 3d9 से ज्यादा स्टेबल 3d10 है। तो कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, तो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कॉपर का 1s2 से लेकर 4s1 3d10। तो ये वाला क्या है करेक्ट, ओके, और ये वाला कैसा हो जाएगा इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब आपको बात समझ में आ गई नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज की। तो एक तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ही आपस में एक्सचेंज करेंगे पोजीशन, और उस डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर भी सेम स्पिन वाले अपनी पोजीशन आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो यही रीजन है कि आगे जब आप 4d सीरीज और 5d सीरीज में जाते हो तो वहां पर भी आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं मिलता, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से देखने को मिल जाते हैं 1 4 1 6 इस तरीके के। तो वो इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू एक्सचेंज देयर एनर्जी बढ़ जाता है। अब आपको एक पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, प्लैटिनम में ऐसा क्या हुआ कि वो S0 और D10 हो गया। तो नोट करके लिख लेंगे, इन केस ऑफ प्लैटिनम ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीन पेयरिंग एनर्जी बोथ S इलेक्ट्रॉन जंप इनटू D ऑर्बिटल and it shows a stable electronic configuration
एनी जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आप सबसे पहले जब आपने स्टार्टिंग में जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टी हेडिंग डाली थी तो वहां पर नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख देना था। ओके, तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब अभी तक जितना हमने पढ़ा ये सब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा। अब चलते हैं सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी वैलेंसी की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी में क्या है, एक्चुअल में देखिए कुछ ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कि आयरन तो फेरस भी है, फेरिक भी है, कॉपर क्यूप्रस भी है, क्यूप्रिक भी है, कोबाल्ट कोबाल्टस भी है, कोबाल्टिक भी है। तो इस तरीके के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिक्स्ड वैलेंसी सबकी नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी भी शो होती है। ओके, तो आप ये लिख भी लेंगे पॉइंट। फ्यू डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी। ये इनकी ट्रांजिशन की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन। ये भी आगे नोट कर लीजिएगा, दिस इज ड्यू टू देयर ट्रांजिशन बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। 3D सीरीज में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ये पहला पॉइंट आप लिख लेंगे, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज इज +3। आपसे 4D सीरीज 5D सीरीज इन पे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। मेन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में कितना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। अब बात करते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज, वो कितना होता है इज, तो 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 एंड इज शोन बाय Mn, मैंगनीज। मैंगनीज शो करता है। ओके, और मैंगनीज किस फॉर्म में शो करता है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे KMnO4 आप ले लो, KMnO4 यहाँ पर Mn का कितना है +7, एग्जांपल हो सकता है KMnO4 Mn2O7। नेक्स्ट आते हैं, इसी तरीके से मुझे 4D सीरीज और 5D सीरीज के बारे में भी जानना है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 4D सीरीज इज, तो 4D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, वो होता है +8। और कौन शो करता है, Mn के नीचे नहीं बल्कि आयरन के नीचे रखा हुआ है एलिमेंट। तो आयरन के नीचे कौन रखा है, रुथियम Ru, और कंपाउंड क्या बनाएगा, रुथियम टेट्राऑक्साइड। आप निकाल के देख लीजिए इसमें। ठीक इसी तरीके से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 5D सीरीज इज, वो भी अगेन +8 होगा, और वो भी किसमें होगा, ऑस्मियम OS, और इसका भी एग्जांपल क्या होगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कोई कंपाउंड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है तो वो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8, और ये +8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देने वाले सिर्फ 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से, दो तो मैंने यही बता दिया आपको, रुथियम और ऑस्मियम। रुथियम टेट्राऑक्साइड और ऑस्मियम में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और एक है पी ब्लॉक एलिमेंट का ज़ीनॉन Xe, और Xe में बनता है परजेनिक एसिड H2HCO6 परजेनिक एसिड। तो यही 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें अपने को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है +8, RuO4 OSO4 H2HCO6 परजेनिक एसिड। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद नेक्स्ट आते हैं हम 4th नंबर पे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MPBP की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें मेल्टिंग पॉइंट समझिए, और मेल्टिंग पॉइंट में ही यहाँ बहुत कुछ समझने को है, तो आप अलग से हेडिंग डाल देंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज के बाद 5D सीरीज, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करता हुआ मिलेगा। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, यानी कि 3D से बड़ा 4D, उससे बड़ा 5D। 3D सीरीज 4D 6D सीरीज पर नहीं जाने की जरूरत, 3D सीरीज उससे ज्यादा 4D सीरीज, और उसके आगे 5D सीरीज। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप NCERT में वो ग्राफ भी निकाल लीजिए जिसमें आपको ग्राफ से एक्सप्लेन किया
किया गया है मेल्टिंग पॉइंट पे, एक ग्राफ प्लॉट किया गया होगा, 3D सीरीज अलग कलर से बनाया गया होगा, 4D सीरीज अलग कलर से बनाया गया होगा, 5D अलग से, और उसमें दिखाया गया होगा कैसे कैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये इंक्रीज करता हुआ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं सिर्फ 3D सीरीज पे बात कर लेता हूं। तो 3D सीरीज में अगर हम आगे की तरफ बढ़े, 3D सीरीज में यानी स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़े, तो क्या होगा? तो क्या यहां पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा? क्या होने वाला है? तो अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पहले तो इंक्रीज होगा और मिड में जाके मैक्सिमम हो जाएगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा। इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी की मैं बात नहीं कर, तो लिख लेंगे अगला पॉइंट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right in the period, melting point first increases and become maximum in the mid में जाके क्या हो जाएगा? maximum, and then decreases with the exception of Mn and Tc। Mn और Tc को छोड़कर बाकी सब ऐसा ही कर रहे होंगे। मैंगनीज और टेक्नीशियम Tc, Mn और Tc उसी के नीचे वाला, तो ये दोनों ऐसा काम नहीं कर रहे होंगे। बाकी सब में लेफ्ट टू राइट आगे जाने पर क्या होगा? इंक्रीज होगा, फिर मिड में मैक्सिमम आ जाएगा और फिर लास्ट में डिक्रीज हो जाएगा। ओके, विद द एक्सेप्शन ऑफ Mn and Tc। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें मैंने जो भी टेबल बनाई गई होगी एनसीईआरटी में भी, उसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी को यूज नहीं किया होगा और कॉइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम आएगा क्योंकि मैंने लिख भी रखा है डिक्रीजेस। तो अब बात करते हैं 3D सीरीज में। इन 3D सीरीज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कौन शो कर रहा होगा? तो मिड में जाने पर इंक्रीज होता है। तो 3D सीरीज में एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। तो मिड में तो क्रोमियम, मैंगनीज ही आता है, मैंगनीज तो एक्सेप्शन शो करता है। तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कौन शो करता है? क्रोमियम। इसी तरीके से इन 4D सीरीज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो करता है इसके नीचे वाला एलिमेंट, क्रोमियम के नीचे मॉलिबेडनम। ओके, और इसी तरीके से इन 5D सीरीज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो कौन करता है? टंगस्टन। ओके, टंगस्टन शो करता है। और अगर इन तीनों की बात करें तो मैं पहले ही बोल चुका हूं 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D, तो इसका मतलब क्रोमियम से बड़ा हो गया मॉलिबेडनम का मेल्टिंग पॉइंट और सबसे ज्यादा हो गया टंगस्टन का। तो पूरे 3D सीरीज, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज में तो क्रोमियम है, 4D सीरीज में मॉलिबेडनम है, 5D सीरीज में टंगस्टन है और पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो यहां तक तो नोट कर लेंगे सबसे पहले पॉइंट्स आप। अब बात करते हैं रीजन की। यहां पर देखिए नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली जैसी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत सारी नहीं आने वाली। यहां पर गिनी चुनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो रीजन क्या होगा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पैकिंग एफिशिएंसी का स्ट्रांग होना, मोर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स का बनना। ओके, मेन रीजन यहां से है कि अगर 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड अगर मूव कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज, देन बिकम मैक्सिमम इन द मिड एंड देन डिक्रीजेस। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है जब आप किसी भी पीरियड में स्टार्टिंग में बढ़ोगे आगे की तरफ तो पहले आएगा 3D1, फिर आएगा 3D2, फिर आएगा 3D3। आप देखो एक एक करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल में बढ़ेंगे तो क्या होगा? मोर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होने लगेगी? स्ट्रांग होने लगेगी। अब जैसे ही आप D5 तक पहुंच जाएंगे तो D5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम, और यहां पर मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी आने के चांसेस हैं। तो मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी 3D5 4s1 3D5 होता है ही नहीं, तो 4s1 3D5 की वजह से मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी आने के चांसेस है। Mn और Tc एक्सेप्शन है, उसको छोड़ देते हैं। ओके, अब उसके बाद D5 के बाद फिर क्या होने लगेगा? D6। अब पेयरिंग होना चालू हो गई D के ऑर्बिटल की, और जब पेयरिंग होना चालू हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे? D ऑर्बिटल में कम होते जाएंगे और इसकी वजह से आपकी पैकिंग फिर
क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी, जिससे मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, डिक्रीज। तो लिखेंगे रीजन में, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, as we move left to right in the period, melting point first increases because number of unpaired electron in d orbital, number of unpaired electron in d orbital increases, because number of unpaired electron in d orbital increases and become maximum in the mid, जो कि maximum value कितनी है 5, and then pairing will start. So number of d electron, number of unpaired electron in d orbital decreases. Okay, नोट कर लेंगे यहां तक। और दूसरा Mn और Tc का रीजन देख लेते हैं। In case of Mn and Tc, melting point is low due to complicated lattice structure, due to complicated lattice structure। तो इस वजह से क्या होगी, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी वीक। ओके, इस वजह से क्या होगी, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी वीक होगी और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट का रीजन, नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग डाल देंगे मेटालिक कैरेक्टर। तो अब बात करते हैं हम लोग मेटालिक कैरेक्टर की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सभी क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एटम बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो। तो हम सब जानते हैं जैसे कि इनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में NH2 और N-1D 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो NS जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे, और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का फॉर्मेशन कर लेगा, कैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसी वजह से ये मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। और जैसा कि हम लोग जनरल प्रॉपर्टी जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा डाउन द ग्रुप। तो चलिए प्रॉपर्टी लिख लेंगे मेटालिक कैरेक्टर के लिए। इन डी ब्लॉक ऑल आर मेटल, सो दे हैव टेंडेंसी to lose their NS electron and become M+2 ion, which shows metallic character. Okay, अगला पॉइंट लिख लेंगे, on going down the group metallic character increases, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से इनकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट आगे जाने पर, तो क्या होगा, इनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि मेटल है, और मेटल की तो टेंडेंसी होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने की, है ना। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो कॉइनेज मेटल जो है, कॉपर, सिल्वर, ये सब ये बेस्ट कंडक्टर में गिने जाएंगे। इनकी एक्सेप्शनली हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी हाई है। जैसे सिल्वर आप जानते होंगे बेस्ट कंडक्टर में बोला जाता है, तो Ag is the best conductor. D block elements are metals, so they have the tendency to show greater thermal and electrical conductivity, This is because of the number of unpaired electron present in their penultimate shell. This is because of the number of unpaired electron present in their penultimate shell. पेनेल्टीमेट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर, और
उस वजह से इनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स इंक्रीज होगा। ओके, अगला एक और पॉइंट लिख लेंगे उसी के नीचे, कॉइनेज मेटल लाइक कॉपर सिल्वर दे शोज एक्सेप्शनली हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जबकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने नहीं है, फिर भी यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई शो करते हैं, जिसमें कि सिल्वर Ag इज द बेस्ट कंडक्टर। ओके, तो ये था थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहां तक नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, नोट कर लेंगे आप। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं सबसे पहले। तो एटॉमिक रेडियस में आखिर क्या होने वाला है, तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लेफ्ट टू राइट आगे की तरफ मूव करेंगे तो अपने को बड़ा अजीब सा चेंज देखने को मिलेगा, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से टोटली डिफरेंट है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या होता था, लेफ्ट टू राइट आगे जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती थी, बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट आगे जाने पर पहले तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, फिर मिड में जाकर कांस्टेंट हो जाएगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि पिकोमीटर में डिफरेंस बहुत छोटा छोटा डिफरेंस रहेगा, तो उसको आप बोलोगे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, और फाइनली आखिरी में जाकर इंक्रीज हो जाएगी। इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक तो लास्ट में इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये पॉइंट नोट भी कर लेंगे। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम constant in the mid and finally in case of copper and zinc atomic radius increases। तो पहले decrease then constant and finally increases। तो अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो मैं यहां नोट कर दे रहा हूं 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3D सीरीज में एलिमेंट हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो ये टोटल एलिमेंट्स। तो एक्चुअल में ऑर्डर क्या आएगा, इस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो देखिए स्कैंडियम, टिटेनियम डिक्रीज कर रहा है, फिर इसके बाद जिंक, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट नहीं बल्कि कॉपर आगे आ गया, और फिर इसके बाद कोबाल्ट, फिर आखिरी में निकेल। तो इस तरीके से डिक्रीज। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में क्या हुआ, डिक्रीज, फिर यहां के केस में क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यहां के केस में ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और इन केसेस में क्या हो गया, इंक्रीज। तो इसका रीजन क्या है, अगर आपको माइनर डिफरेंस भी लिखना है तो आपको एनसीईआरटी का वो डेटा उठाना चाहिए, पिकोमीटर में जो रेडियस लिखी है उसके अकॉर्डिंग बना देना चाहिए। मैंने एक जनरल सी बात आपको बताई कि लेफ्ट टू राइट जब हम आगे जाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, फिर मिड में अपने को कांस्टेंट देखने को मिल जाएगा, 8-10 पिकोमीटर का ही डिफरेंस आएगा, फिर लास्ट में कॉपर और जिंक के केस में वो इंक्रीज होता दिखाई देगा, डिक्रीज होता नहीं दिखाई देगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन एक्चुअल में 2 फैक्टर है, पहला है जेड इफेक्टिव और दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसे आप इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कहते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब जरा देखिए कैसे काम करता है। शुरुआत में D1
D2, D3, D4, D5 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे। एक एक करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ना करके, वन स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। तो D1 आएगा, फिर D2 आएगा, D3 आएगा, D4 आएगा, D5 आएगा। तो शुरुआत में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, तो जेड इफेक्टिव डोमिनेंट थी। वो कैसे? क्योंकि ये जो D के इलेक्ट्रॉन है ये पेनल्टीमेट शेल में जा रहे हैं। तो अगर ये पेनल्टीमेट शेल में जाएंगे तो न्यूक्लियस और वो पेनल्टीमेट शेल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वैलेंस शेल होता तो थोड़ा दूर होते, पेनल्टीमेट में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। तो शुरुआत में जेड इफेक्टिव डोमिनेट है किसके ऊपर? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नाम की कोई चीज ही नहीं। फिर धीरे धीरे जब आप D5 से आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे तो पेयरिंग होना चालू हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जैसे D6 आएगा तो एक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? पेयर्ड। तो अब क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आना चालू होगा। तो अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन धीरे धीरे काउंटर बैलेंस करेगा किसको? जेड इफेक्टिव को। इस वजह से मिड में क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और लास्ट में कॉपर और जिंक के केस में, तो कॉपर और जिंक के केस में क्या होता है? कॉपर के केस में S1 4s1 3d10 और जिंक के केस में 4s2 3d10, यानी D10 D10। तो फुल फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट हो जाता है। ओके, तो ये है मेन रीजन। इसी वजह से पहले डिक्रीज, देन बिकम कांस्टेंट एंड इन द लास्ट इट इंक्रीजेस। अब आपसे पूछा कैसे जा सकता है क्वेश्चन, ऑन इन 3D सीरीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक रेडियस, पहला ऑप्शन दे दिया इंक्रीजेस, दूसरा दे दिया डिक्रीजेस, तीसरा दे दिया डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, चौथा दे दिया डिक्रीज कांस्टेंट देन इंक्रीज। तो चौथा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो जरा रीजन में सही से लिख लेंगे, लिखते जाएंगे। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इनिशियली जेड इफेक्टिव डोमिनेंट, देन इन द मिड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काउंटर बैलेंस जेड इफेक्टिव, काउंटर बैलेंस जेड इफेक्टिव, एंड इन द लास्ट इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक इट इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ बिकॉज किसकी वजह से? एंड इन द लास्ट इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक, इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेंट ओवर जेड इफेक्टिव ड्यू टू फुलफिल्ड ऑर्बिटल, ड्यू टू फुलफिल्ड ऑर्बिटल D10 की वजह से। ओके, तो ये तो बात हो गई अलोंग द पीरियड। अब बात करते हैं अलोंग द ग्रुप। तो अब हम बात करेंगे अलोंग द ग्रुप। तो ग्रुप के अलोंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये तो लेफ्ट टू राइट पीरियड के अकॉर्डिंग था, और अब हम अलोंग द ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप कौन कौन से हैं? थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यही तो ग्रुप है टोटल। और एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट। यहां पर भी एक एलिमेंट है, उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मैंने उसमें दिखाया था लिस्ट में, उसे देख लीजिए, बोरियम है शायद। तो ये एलिमेंट्स। डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। तो नीचे जाने पर साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो जैसे स्कैंडियम से बड़ा यूट्रियम, से बड़ा लैंथेनाइट, उससे बड़ा एक्टिनाइट। सही ऑर्डर तो होना चाहिए ऐसा एटॉमिक रेडियस। अब जरा इधर चलते हैं। तो टिटेनियम के नीचे गए जिरकोनियम, इंक्रीज हुआ। टिटेनियम से नीचे गए तो जिरकोनियम इंक्रीज हुआ। अब जिरकोनियम से नीचे गए हफनियम, तो जिरकोनियम और हफनियम का अप्रोक्सीमेटली साइज सेम है, अप्रोक्सीमेटली साइज सेम है डाउन द ग्रुप जाने पे। इसका रीजन यहां पर सेम है, क्योंकि जब आपने 57 के आगे बढ़े होगे तो 72 ये आया। तो बीच में 14 एलिमेंट्स का जो गैप है वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया। इवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया, फिर भी शेल क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिस वजह से इनका साइज क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली सेम। तो जिरकोनियम और हफनियम, नोबेलियम एंड टीए,
यानी कि आप अगर देखेंगे तो फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम होगी फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 11। ये नोट कर लेंगे। तो ये साइज अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा यहां से लेकर यहां तक। अपने को सिर्फ इतने समझ में आ रहा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हुआ डी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड और ये हुआ अलोंग द ग्रुप। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इन एटम्स का साइज, एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सेम होता है। ओके, यहां तक नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं इसी में आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस की बात करते हैं। तो हर कैटायन में जैसे जैसे उसका चार्ज बढ़ता जाएगा उसका साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल में मैं कैटायनिक रेडियस की बात कर रहा हूं, तो फॉर कैटायनिक रेडियस, और यहां तो सब मेटल है तो मेटल क्या शो करेगा, कैटायनिक रेडियस। फॉर कैटायनिक रेडियस ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज लेसर विल बी द आयनिक रेडियस ड्यू टू जेड इफेक्टिव। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए Mn2 प्लस, Mn3 प्लस, Mn5 प्लस, Mn7 प्लस। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, न्यूट्रल एटम का। कैटायन में अगर देखें Mn2 प्लस, Mn3 प्लस, 7 प्लस का सबसे छोटा साइज होगा। ओके, एक पॉइंट और लिख लेंगे। टिटेनियम से लेकर और कॉपर तक, तो टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, टिटेनियम से लेकर कॉपर तक, Cu2 प्लस तक आयनिक रेडियस इनका क्या हो जाएगा, +2 में +2 आयन के फॉर्म में डिक्रीज होता जाएगा। तो ये ऑर्डर एक और नोट कर लीजिए। ओके, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो यहां तक हम नोट कर लेंगे। तो ये था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ओके, नेक्स्ट आते हैं 6th नंबर का, आई थिंक आयनाइजेशन एनर्जी की बात। तो आयनाइजेशन एनर्जी में अगर हम लेफ्ट टू राइट आगे जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी का कोई भी जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन होगा और ट्रांजिशन की वजह से कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे मेरे साथ। ऑन मूविंग इन द पीरियड देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रीजन बहुत सिंपल सी बात है। जैसे ये न्यूक्लियस, ये पहली शेल हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। ओके, अब जब आपने 3D सीरीज में चलना चालू किया होगा तो 3D सीरीज में एलिमेंट आएगा एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होगा। तो 4s में आपने इलेक्ट्रॉन भरा और 4s में इलेक्ट्रॉन भरा और उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन किस में फिल करना चालू किया, 3D में। तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन आपने फिल करना चालू किया 3D में। अब क्या हो रहा है, जब आप इलेक्ट्रॉन 3D में फिल कर रहे हो तो न्यूक्लियस और पेनल्टीमेट शेल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तब तो फिर आगे जाने पर क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। बट सिर्फ इतना ही काम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, साथ ही साथ डी ऑर्बिटल्स के बीच में, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, तो इसका रीजन क्या है कि लेफ्ट टू राइट जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू किया, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़े और आपने एटॉमिक नंबर बढ़ता गया तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना चालू हुए तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव तो बढ़ा। अब जेड इफेक्टिव बढ़ा और इसके साथ साथ
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ये भी बढ़ गया। अब जेड इफेक्टिव तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। अब आप खुद सोचो कि दो अपोजिट फैक्टर अगर बढ़ रहे हैं, दो अपोजिट फैक्टर बढ़ रहे हैं, तो कैसे रेगुलर ट्रेंड आ सकता है? तो रेगुलर ट्रेंड तो बनेगा ही नहीं। यानी अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो आप वैल्यू देखो, एक्सपेरिमेंटल डेटा उठाओ, उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर लिख दोगे। ऐसी चीज कभी नहीं पूछी, क्योंकि सबको पता है आप ये सब रट के नहीं आओगे। तो आपसे कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल चीजें क्या पूछी जाएंगी? तो कॉन्सेप्चुअल चीजें तो एक तो ये पूछा जा सकता है रीजन क्यों रेगुलर ट्रेंड नहीं है। तो क्योंकि जेड इफेक्टिव और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दोनों बढ़ते हैं, दोनों अपोजिट फैक्टर बढ़ते हैं। और अब आपसे पूछा क्या जा सकता है, तो वो आप लिख लीजिए। तो यहां पर कुछ बात कर रहे हैं हम मैक्सिमम की, और यहां बात कर रहे हैं हम मिनिमम की। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी और मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि 3D सीरीज में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी और मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, इसी तरीके से 4D सीरीज में, इसी तरीके से 5D सीरीज में आपसे पूछा जा सकता है ना, कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी मैक्सिमम। और बल्कि आप 3D सीरीज में ही बात करो, 4D और 5D में भी मत जाओ। तो मैं अब क्या करता हूं कि इसमें IE1 और IE2 और IE3 का ऑर्डर ले लेता हूं। तो इन 3D सीरीज की बात करते हैं, तो IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो जिंक की होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। और मिनिमम किसकी होगी, तो स्कैंडियम की होगी, IE1 मिनिमम। इसी तरीके से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल है। क्यों? देखिए जिंक वाला क्या है, 4s2 3d10 फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। फुल फिल्ड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और स्कैंडियम सबसे लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि उसके पास तो 4s2 3d1 है। अगर वो 3d1 निकल भी जाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका s ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, क्योंकि ये तो आप रट के भी चले जाओ। तो IE सेकंड कोई नहीं याद करता, और याद करने की चीज भी नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आप सोचो किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो वो सबसे ज्यादा होगी कॉपर। वो कैसे? जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉपर कैसा था, 4s1 3d10, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s0 3d10। तो अब जिंक जैसी जगह इसकी हो गई, यानी कॉपर कैसा है, 3d10 ज्यादा स्टेबल है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, कॉपर की। और मिनिमम में अभी भी स्कैंडियम मिलेगा। और अगर मैं बात करूं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो वो फिर से अगेन जिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s0 3d10, जैसा कॉपर था पहले वैसे जब जिंक हो गया। और मिनिमम में अभी भी स्कैंडियम। तो ये मैक्सिमम मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। ओके, ये समझ गए ना, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी एंड मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। और हम उसमें 3D सीरीज में बता रहे हैं IE1 मैक्सिमम मिनिमम, IE2 मैक्सिमम मिनिमम, IE3 मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहां तक आप नोट कर लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर, कलर फॉर्मेशन। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स कलर फॉर्मेशन शो करते हैं। डी ब्लॉक के कई सारे एलिमेंट्स कलर फॉर्मेशन शो करते हैं। तो कलर क्यों आता है, उसका रीजन क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में एलिमेंट्स ट्रांजिशन करते हैं, और ट्रांजिशन से क्या होगा, ट्रांजिशन से कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी और या वेवलेंथ वो जनरेट करेंगे, और वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ विजिबल रीजन से की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से अगर मैच करेगी, जिस वजह से कलर आएगा। ओके, तो ये पॉइंट नोट करते जाएंगे। मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन कलर फॉर्मेशन इन देयर कंपाउंड, जिसमें कि D0 और D10
अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट का, जिसमें सेंट्रल एटम डी ब्लॉक हो और उसका D0 D10 आ रहा है, आर कलरलेस, तो वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। बाकी डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ट्रांजिशन करेंगे, और ट्रांजिशन अगर करेंगे तो वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन पे मैच करेगी। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, ड्यूरिंग ट्रांजिशन these elements absorb certain frequency of light. During transition these elements absorb certain frequency of light, due to which they emit the frequency or wavelength which is matched with visible region, जिस वजह से कलर आता है। ओके, ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर आता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर आता है तो वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिस वजह से वो जब वो एमिट करेंगे वो ट्रांजिशन, तो जब वो एमिट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ विजिबल रीजन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, जिसके करस्पॉन्डिंग कलर आएगा। अब यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड frequency of light absorbed depend upon किन-किन चीजों पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, नेचर ऑफ मेटल, सेकेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी वही एटम मेटल है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम, और थर्ड है नेचर ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सीएमए को, एक्वस सॉल्यूशन में कौन लाइगेंड होगा? वाटर एज अ लाइगेंड की तरह ट्रीट होगा। ओके, तो ये तो हो गया कलर के बारे में। अब कुछ और चीजें हैं, तो कलर में अराइज ड्यू टू, किन किन वजहों से कलर आ सकता है? कलर में अराइज ड्यू टू, किन किन वजहों से कलर आ सकता है? तो इसमें सबसे पहला होगा डी ट्रांजिशन। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो डी ट्रांजिशन, डी से डी पे ट्रांजिशन होता है, जिस वजह से कलर आता है। ओके, सेकेंड है चार्ज ट्रांसफर, और थर्ड है पोलराइजेशन। नोट कर लेंगे। तो कलर किन किन वजहों से आ सकता है? डी ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर और पोलराइजेशन, इन तीन वजहों से कलर आ सकता है। यहां तक नोट कर लेंगे। अब जैसे इन्हीं पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वो एग्जांपल भी मैं बताते जा रहा हूं। MnO4 माइनस KMnO4 होता है ना, तो ये MnO4 माइनस कैसा होता है? पर्पल। किस वजह से होता है? सोचा है आपने? पर्पल ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लाइगेंड टू मेटल। एक कंपाउंड होता है फेरिफेरोसाइनाइड FeCl6, इसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लू। इसका ब्लू कलर किस वजह से आता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल, मेटल से मेटल के बीच, AgCl, AgBr, AgI। AgCl कैसा होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, AgBr लाइट येलो, AgI डार्क येलो, ड्यू टू पोलराइजेशन, फजान रूल, ड्यू टू पोलराइजेशन। इन वजहों से कलर आता है। ओके, डी ब्लॉक का कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा लेंगे, उसमें जो कलर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वो आएगा डी ट्रांजिशन की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं कलर की वजह से। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नोट आप बना लेंगे। तो अब मैं कुछ आयंस के कलर बताने जा रहा हूं। Mn2+ CO2+ का कलर होता है पिंक, Ni2+, Fe2+, V3+, इनका कलर होता है ग्रीन, Fe3+, इसका कलर होता है येलो, Cu2+, CO3+, V4+, Cr2+, इसका ब्लू होता है।
इसको यहां तक नोट करिए। अब देखिए ये लर्न करने का टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, इसको याद करने, इसके लिए एक शायरी आपको याद करनी है। एक लड़का है निखिल, तो उसको समझाया जाता है। क्या समझाया जा रहा है? तो उसको समझाया जा रहा है मन को गुलाबी रखना। मन Mn2+ को CO2+, मन को गुलाबी रखना निखिल, फिजाएं भी हरी भरी रहेंगी। फिजाएं यानी Fe2+, भी का मतलब भी से समझ लीजिए, V3+, निखिल यानी Ni2+, Fe2+, फिजाएं भी V3+, फिजाएं भी हरी भरी रहेंगी। फिक्रों में डूबोगे तो पीले पड़ जाओगे, और कुछ को भी करा परेशान तो नीले पड़ जाओगे। तो ये एक शायरी है, इससे आप ये कलर कुछ याद कर सकते हैं। तो मन को गुलाबी रखना, पहले आप लिख लीजिए पूरा, मन को गुलाबी रखना, कॉमा, अब अगली लाइन से स्टार्ट होता है, निखिल, फिजाएं भी हरी भरी रहेंगी, फिक्रों में डूबोगे तो पीले पड़ जाओगे, और चौथी लाइन है, कुछ को भी करा परेशान तो नीले पड़ जाओगे। अब इसको अप्लाई कर लीजिए, मन Mn2+ को CO2+ गुलाबी रखना, पिंक, निखिल Ni2+, फिजाएं Fe2+, V यानी V3+, ग्रीन, फिक्रों में डूबोगे तो Fe3+, येलो, कुछ CO2+ को CO3+, CO2+ आ गया तो CO3+, V तो V3+ आ गया तो V4+, करा Cr2+, परेशान तो नीले पड़ जाओ। ओके, तो ये कलर लर्न करने का ट्रिक है, यहां तक नोट कर लेंगे आप। तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नंबर आप अपने अकॉर्डिंग इसके आगे डाल देना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक के एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, ये जितना मैंने लिखा है इस सब का मैं आपको समरी के फॉर्म में पहले समझा दूं, फिर आप लिख लीजिएगा इस चीजों को। थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, इसलिए मैंने लिख दिया है पहले से ही। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, चाहे वो मेटल हो या मेटल आयन हो, अगर डी में 0 या डी में 10 आ रहा है तो D0 D10 वाले क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मोस्टली, चाहे वो आयंस के लिए ही बात कर लें, मोस्टली वो क्या मिलेंगे आपको, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि D0 और D10 वाले तो स्पेसिफिक ही होंगे, तो मोस्टली कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। तो हर इलेक्ट्रॉन अपनी एक टिनी मैग्नेट की तरह काम करता है और अपनी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जो उस कंपाउंड का रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो उन सभी छोटे छोटे टिनी मैग्नेट्स के मैग्नेटिक अलाइनमेंट्स या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के रिजल्टेंट से आ रहा होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एनी मेटल आयन ऑफ एनी कंपाउंड। ओके, अब बात करते हैं, तो यहां तक तो हमने ये समझा कि हमने मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे एलिमेंट्स को या आयंस को डाया और पैरा दो अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। अब हमने क्या किया, पैरामैग्नेटिक अगर है या डायामैग्नेटिक है तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा, 0, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू √NN+2 Bm। Bm का मतलब है बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट है, और यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, म्यू इज इक्वल टू √NN+2 Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है या क्या आ रहा है। ओके, और एक बात और इसमें बताना चाहूंगा आपको, न्यूमेरिकल बेसिस पे पूछ लिया जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। तो डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होगा ना, हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जैसे आपको दिया 2.89, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 होंगे। 3 पॉइंट समथिंग लिखा है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 3 होंगे। ओके, तो ये एक ट्रिक है, आप लगा के देख लीजिएगा, यही आएगा। अब आगे चलते हैं। तो ये हमने एक डेटा तैयार कर लिया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मेटल आयन का क्या क्या आता है, ये तो हमारी हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू। अब जब हमने लैब के डेटा से मैच किया, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से मैच किया, तो कई जगहों पे तो मैच हुआ, बट कुछ जगहों पर मैच नहीं हुआ। अब वो डेटा मैच क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने
आयंस को सिर्फ दो कैटेगरी में कैटेगराइज करके रख दिया, डाया और पैरा, जबकि उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उनमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के अलाइनमेंट्स की वजह से वो अलग बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। जी हां, मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं जिसमें फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिज्म जैसी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। तो फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी तो हो सकती हैं, तो वो अलाइनमेंट्स की ही वजह से होती हैं। तो इसलिए कुछ आयनों में हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू से मैच नहीं भी करती है। ओके, तो अब इन पॉइंट्स को सभी को लिख लेंगे, मैं एक एक करके बोल दे रहा हूं। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, so they are mostly paramagnetic in nature. Second point पे आते हैं, transition metal ion having D0 D10 are diamagnetic, बताई दिया आपको पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, an unpaired electron spins and as it is a charged particle, magnetic field is created due to the spinning of electron. Fourth point है, each electron is considered as a tiny magnet having certain value of magnetic moment. Next point पे आते हैं, the total magnetic moment of a substance is the resultant of the magnetic moment of all individual electron. यही मैं आपसे कह रहा था, हर इलेक्ट्रॉन एज अ टिनी मैग्नेट की तरह काम करेगा, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल अलाइनमेंट होगा और उस सब के रिजल्टेंट से ही नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। और वो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2 Bm, जहां पर Bm को बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इन फ्यू ट्रांजिशन मेटल आयन, कौन कौन से, लाइक Ti2+, Cr2+, Fe2+, CO2+, Ni2+, Cu2+, their calculated and observed magnetic dipole moment differ slightly due to alignments of magnetic line of forces. इन वजह से चेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक्चुअल में हाइड्रोजन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है और हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम का साइज बहुत छोटा है और डी ब्लॉक के मेटल का साइज उसके कंपैरेटिवली बड़ा है, तो डी ब्लॉक के मेटल्स सर्टेन ज्योमेट्री शो करेंगे, जो कि सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में है। तो सॉलिड स्टेट में आपको बताया भी गया होगा कि कुछ ज्योमेट्री हैं, जैसे कि कुछ सर्टेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, बीसीसी, एफसीसी, सीसीसी। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, बीसीसी, एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इस तरीके की कई सारी पैकिंग और स्ट्रक्चर्स हैं। तो उनमें वॉइड आता है, वॉइड का मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहां पर हाइड्रोजन एटम ट्रैप हो सकता है, हाइड्रोजन ट्रैप हो जाएगा, जिस वजह से नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा और इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किस तरह के होंगे? लाइक Fe3H, VH0.56, TiH1.7, दे आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ओके, तो यही है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में। अब जरा जो लिखा हुआ एक बार देख लेते हैं। When hydrogen combine with D block elements, सभी D block elements के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ को छोड़कर। कौन कौन से? एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 12, 7, 8, 9, 12 को छोड़ के, और कुछ F block एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, इनको छोड़कर। It will form metallic
हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड बनाएगा। और कैसा बनाएगा मेटालिक हाइड्राइड? इंटरस्टिशियल नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड बनाएगा। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें 1:2, 2:3 ऐसा ना हो, उसे बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। जैसे यहां आप देख सकते हैं 3:1, यहां आप देख सकते हैं 1:0.56 है, यहां 1:1.7 है, तो डाल्टन थ्योरी भी फेल हो रही है यहां पर, मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में नहीं मैच कर रहे ना। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल लिख लीजिएगा Fe3H, BH 0.56, TiH 1.7। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये जो मेटालिक हाइड्राइड आपने बना लिए, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी, दे हैव हाई Mp हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, यानी जो मेटल था, मेटल से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया? मेटल हाइड्राइड का। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोचेस डायमंड इन हार्डनेस। अगर इन मेटल के कुछ बोराइड्स बना लिए जाएं तो वो हार्डनेस में डायमंड को भी टक्कर देने के लिए चल देते हैं, तो इतने हार्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब हाइड्राइड बनाने से हार्डनेस बढ़ गई, हाइड्राइड बनाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया विद रेस्पेक्ट टू प्योर मेटल। दे रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी, ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होते, मेटालिक कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी अभी भी है। दे आर केमिकली इनर्ट, ये हाइड्राइड बन चुके हैं। अब आप सोचिए, एक तो ज्योमेट्री शो कर ली और जो गैप था, इंटरस्टिशियल स्पेस था, उसमें भी आगे हाइड्रोजन एटम बैठ गया, तो अब जगह कौन सी है रिएक्ट करने के लिए? तो इसका मतलब केमिकली कैसे हो जाएंगे? इनर्ट, दे आर केमिकली इनर्ट। ओके, लास्ट हेडिंग है, लास्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है द MO ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में MO ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शुड बी सिमिलर टू CaO। कुछ इसमें MO नाम के ऑक्साइड्स हैं जो कि कैल्शियम ऑक्साइड से सिमिलर होते हैं इन मैनी वेज, ऑल्दो समवट लेस बेसिक एंड लेस सॉल्यूबल इन वाटर। नोट कर लेंगे यहां तक। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M2+ आयन, कौन कौन से? Ti2+ से लेकर Cu2+ तक आर लाइन इन बिटवीन 446 to 597 किलो कैलोरी, इज समवट ग्रेटर देन कैल्शियम आयन जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी 395 किलो कैलोरी थी। ओके, तो इन दोनों पॉइंट में तो समझाने लायक है, वैसे ही अपने आप लिखेंगे तो आप वैसे ही समझ में आ रहा है। अब आपको याद करना है कुछ ऑक्साइड्स के बारे में। तो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से, एसिडिक कौन से और एम्फोटेरिक कौन से। और जब आप डीपीपी असाइनमेंट सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन कुछ और हो सकता है मिल जाए, वैसे ऐसा चांस नहीं है, जितने हो सकते थे मैंने लिख ही दिए सब। फिर भी अगर 1% मान लेते हैं कि आपको नया कुछ मिल जाए तो आप यहां पर इसको ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो अब देखिए बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं। स्कैंडियम का ऑक्साइड Sc2O3, TiO2, Ti2O3, VO, V2O3, MnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, कोबाल्ट ऑक्साइड COO, निकिल ऑक्साइड NiO, Cu2O, CrO एक्सेट्रा। ये सब कैसे हैं? बेसिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन इस पर पूछा जा चुका है क्रोमियम के ऑक्साइड पर। नेक्स्ट आते हैं एसिडिक ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, CrO3, Mn2O7। मेटल का अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की वजह से, तो उसके एसिडिक होने के चांसेस ज्यादा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये तो पक्का लर्न ही करना पड़ेगा, है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड TiO2, VO3, Cr2O3, CrO2, Mn2O3, Mn3O4, MnO2, CuO। तो ये सब कैसे हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये प्योर लर्न करने वाला है, तो ये आप नोट कर लेंगे और इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो इसी के साथ खत्म होता है अपना जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट।